नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना श्रीवास्तव आज हिंदी शिक्षिका आपको कक्षा 6 की आपकी जो कविता है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि पेड़ हमारे लिए कितना बहुमूल्य होते हैं, कितना हमारे लिए आवश्यक होते हैं। ये कविता जो है हमको ये सिखाती है कि हमको पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता में उन्होंने हमको यही बताना चाहा है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ हमारे लिए आवश्यक होते हैं, पेड़ हमको जीवन देते हैं। यदि पेड़ नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन किस प्रकार से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर हम पेड़ जिस प्रकार आज के समय में आधुनिकता को देखते हुए आज जो है जो चला आ रहा है समय, उसमें निरंतर पेड़ों की कटाई छटाई चल रही है और हम जो है निरंतर पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। तो जिससे क्या है, हम लोगों को या मनुष्य जीवन जो है जो सिर्फ पेड़ों पर ही निर्भर था, हवा पानी जो चीज़ें हमें जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, जिसमें पेड़ भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि हमको यही समझाना चाहते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमको यही कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि यदि उनके पास थोड़ी सी भी जमीन होती, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो इस कविता के माध्यम से कवि हमको यही समझाना चाहते हैं कि अगर उनके पास थोड़ी सी भी जमीन होती तो उस वक्त पेड़ लगाते और उसके पास ना सही, यदि तुम्हारे पास है, वो कहते हैं कि मेरे पास होती तो मैं तो लगाता ही लगाता पेड़। अगर तुम्हारे पास भी थोड़ी सी जमीन है तो उस पर पेड़ लगाओ और उनको सुरक्षित रखो। अपनी थोड़ी सी धरती होती तो वह उस पर पेड़ लगा सकते थे और लगा करके लोगों के लिए और उनकी सुरक्षा भी करते। जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक उनकी सुरक्षा करते, पानी देते, सारी चीज़ें उनको देते। तो यहाँ पर कवि सिर्फ इस कविता के माध्यम से यही कहते हैं कि अगर उनके पास थोड़ी सी जमीन होती तो वो बहुत सारी चीज़ें करते, क्यारी बनाते, वो सब चीज़ें वो करते। तो वो कहते हैं आपके पास भी अगर थोड़ी सी जमीन है, किसी व्यक्ति के पास थोड़ी सी भी जमीन है तो उसको पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। जो लगे हुए पेड़ हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ होंगे तो ही हम अपना जीवन जी सकेंगे। क्योंकि हमें जो पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन गैस है, जो हमारी प्राणदायिनी गैस है, वो हमको पेड़ों से ही मिलती है। तो उसके लिए आइए अपन जानते हैं कि कवि हृदय जो है कवि हृदय किस प्रकार से लोगों के लिए एक अच्छी भावना रखते हैं और पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उनका मन जो है वो किस प्रकार से हमेशा शिक्षा देने वाली बात करता है। तो आइए अपन जानते हैं कि किस प्रकार इसको अपन पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो कविता है हमको क्या सिखाना चाहती है, क्या हमको शिक्षा देती है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर रंग भिगोले। तो यहाँ पर कवि आइए जानते हैं कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से सोच रहा था अगर थोड़ी सी भी धरती मेरे पास होती, थोड़ी धरती पाऊं, थोड़ी सी धरती मेरे पास होती तो उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। जो कवि है वो कहते हैं कि जो थोड़ी सी भी जमीन होती, जमीन का थोड़ा सा हिस्सा भी मेरे पास होता तो मैं उसमें बाग बगीचा फूल यानी बहुत सारी चीज़ें उसमें लगाता, जो उनका मन करता वो उसमें लगाते। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले। और वो कहते हैं कि उस फिर जिसमें मैं पेड़ पौधे लगाता, जो ज़मीन होती है उसमें पेड़ पौधे लगाता और कुछ फूल के पौधे लगाता। तो खिले फूल फल चिड़िया बोले, जैसे ही फूल खिलते, जब पौधे लगाते हैं हम, छोटा सा पौधा लगाते हैं और जैसे ही वो बड़ा होता है, फूल के पौधों के जब हम क्यारी देखते हैं, सुंदर सुंदर फूल पौधे खिलते हैं तो हमारा मन जो है अंदर से कैसा होने लगता है, बहुत खिलने लगता है। फूलों को देख करके मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो जब वो बोलते हैं कि खिले फूल फल चिड़िया बोले, जैसे ही फूल खिलते चिड़िया उन पर बोलने लगती हैं, आसपास चिड़िया चहचहाने लगती और प्यारी खुशबू डोले, आसपास का वातावरण कैसा हो जाता, खुशनुमा हो जाता, बहुत सुंदर हो जाता, वो वातावरण कितना अच्छा हो जाता, खुशबूमय हो जाता पूरा वातावरण। ताजी हवा जलाशय में अपना हर रंग भिगोले। और वो कहते हैं कि आसपास जहाँ मैंने पौधे लगाए हैं, आसपास जहाँ कहीं भी जलाशय होता, जहाँ जल भरा होता, तो वो खुशबू उस जलाशय में से होकर निकलती और हमारा अंग 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 उससे प्रफुल्लित हो जाता।
तो आइए इस कविता में, इस पद में जो थोड़े से भी कठिन शब्द हैं उनको हम देखते हैं किस प्रकार से। देखिए एक शब्द इसमें आया है हवा, तो देखते हैं हवा और पर्यायवाची देखते हैं। हवा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वायु और दूसरा समी। वायु और समी। इसमें जैसे एक शब्द एक और आया है धरती, तो देखते हैं धरती शब्द का जैसे विलोम लिखेंगे हम तो क्या होगा? धरती शब्द का विलोम होगा आसमान। तो इस प्रकार से एक और शब्द आया है इसमें चिड़िया। चिड़िया का मतलब क्या होता है? चिड़िया का पर्यायवाची क्या होगा? खग और विहंग। इस प्रकार से फिर अगला पद देखते हैं। आइए अपन पहले पद में हमने देखा कि कवि क्या चाहता है, अगर उसके पास थोड़ी सी भी जमीन होती, थोड़ा सा भी कहीं जमीन का हिस्सा उसके पास होता तो वो फल फूल लगाते और फिर उससे आने वाली खुशबू हमको, हमारा मन जो है वो कैसा कर देती? मुग्ध कर देती, बहुत हम खुश हो जाते उस खुशबू को, यानी कि आसपास का जो वातावरण है हमारा खुशनुमा हो जाता। चलिए अगला पद देखते हैं क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं अगले पद के माध्यम से। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। तो यहाँ पर इस पद के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं हो सकता है पास तुम्हारे कुछ अपनी धरती हो, यानी कि वो कहते हैं सभी लोगों से बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये हो सकता है कि तुम्हारे पास थोड़ी सी जमीन हो, तुम्हारी अपनी कुछ धरती हो, तुम्हारे पास थोड़ी सी भी कहीं घर के आसपास कोई तुम्हारी अपनी जमीन हो, तो फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो। और वो कहते हैं जिसमें आप फूलों से लदे पेड़ पौधे हों, आपके पास फलों से लदे कुछ पेड़ हों और अपना उपवन हो, एक छोटी सी अपनी एक वाटिका हो। उपवन का मतलब होता है वाटिका, तो अपनी कुछ एक अपनी छोटी सी वाटिका हो, एक वन मतलब अपना एक बगीचा हो, और ये भी हो सकता है अपनी परती हो। परती का मतलब वह जमीन जिस पर कभी भी कोई चीज उगाई ना गई हो, तो ऐसी भी जमीन आपके पास हो सकती है। तो हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, वो ये कहते हैं कि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने छोटी छोटी क्यारियां बना करके अलग अलग उसमें फल फूल पौधे लगाए हो और वो क्यारी जो है वो अलग से महक रही हो, वो अपनी खुशबू पूरी चारों तरफ बिखेर रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। और वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि छोटी सी खेती, यानी कि किसी के पास जमीन जो है वो बहुत सारी मात्रा में होती है, हर व्यक्ति के पास उतनी जमीन नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि छोटी सी खेती हो, आपके पास थोड़ा बहुत खेत की जमीन हो, उस खेती में खेती हो, फसलों से दहक रही हो। और ये भी हो सकता है कि वो जो छोटी सी खेती की जमीन है वो फसलों से दहक रही हो। दहकना यानी कि लहलहाना, यानी जो पूरी जमीन, जितनी भी जमीन है उस पूरी जमीन के ऊपर आपने फसल उगाई है और फसल जो है वो बहुत सुंदर खिल करके फसल हुई है, बहुत खुल करके फसल हुई है। आपने जो बीज डाला है वो जो बीज है बहुत कैसा हुआ है, पूरी खेती जो है लहलहा रही है, बहुत सुंदर दृश्य। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक जो लहलहाते खेत होते हैं उनको जब हम देखते हैं तो हमारा मन अंदर से जो है प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। तो इसमें कवि ने कुछ शब्द ऐसे भी आए हैं जिनका हम देखते हैं पर्यायवाची क्या होगा। एक शब्द है फूल, तो फूल देखते हैं, फूल का पर्यायवाची क्या हो सकता है। फूल का पर्यायवाची होता है कुसुम और दूसरा होता है सुमन। इसमें जैसे एक शब्द आया है फल, तो फल का हम विलोम देखेंगे क्या होगा, निष्फल। निष्फल
निष्फल होगा। एक शब्द और आया है इसमें, महक। महक शब्द का हम पर्यायवाची देखेंगे सुगंध और स्वाद। फिर एक शब्द आया है दहक। दहक का मतलब क्या होता है? दहक का मतलब होता है आग का दहना, दहक। ये शब्दार्थ है, इसको यहां शब्द शब्द अर्थ। शब्दार्थ क्या होगा? दहक का, आग का तो देखिए, फिर अगला अपन अगला पद पढ़ते हैं। अगले पद में कवि क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आइए अपन देखते हैं। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सघन में पक्षी झूम रहे हो बिनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़िया को रोना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो। जो कवि कहते हैं कि कहीं ये भी हो सकता है कि जो आपने पेड़ पौधे लगाए, चलिए बहुत अच्छी बात है, पर हो सकता है कि कहीं आपने जो आंगन में आंगन जो होता है, घर का आंगन होता है, उस आंगन में जो आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, तो वहाँ कहीं आसपास शांत वातावरण में चौपाई, उस आंगन में चौपाई यानी कि चार पैरों वाले जीव, जो जानवर हैं जो आपने पाल रखे हैं, वो घूम रहे हो। और हो सकता है कहीं सघन में पक्षी झूम रहे हो। और ये भी हो सकता है कि सघन यानी कि आंगन, तो उस कहीं सघन में शांत हो सकता है, कहीं सघन में पक्षी झूम रहे हो। और जो आंगन में आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, हो सकता है कि उस आंगन में आपके पेड़ पौधों पर पक्षी भी झूम रहे हो, पक्षी खेल रहे हो, उन्होंने अपना घर बना लिया हो। तो आपसे वो कहते हैं कि तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना। तो आपसे सिर्फ यही मेरी विनती है कि उस दुनिया को कभी खोने मत देना। खोने से यहाँ तात्पर्य उन्होंने बताया है कि उस दुनिया को यानी कि उन पेड़ पौधों को कभी भी, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़िया को रोना, उन पेड़ों को कभी भी कटने नहीं देना, क्योंकि वो एक ऐसा जीवन है जिससे कि जहाँ पर पक्षी भी हैं, चौपाए भी हैं, यानी कि जानवर भी हैं, छोटे छोटे जो घर में जानवर पाले जाते हैं वो जानवर भी आपके आसपास हैं। तो उनके लिए जो छांव होती है पेड़ पौधों से, तो वो भी, अगर आपने पेड़ पौधे अपने घर के आसपास के पेड़ पौधे काट दिए तो उनको वो छांव भी नहीं मिलेगी, पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। और इसलिए वो कहते हैं कि मेरी सिर्फ आपसे इतनी विनती है कि ऐसी दुनिया को कभी भी खोना मत, कटने मत देना उन पेड़ पौधों को जो कि आपने बहुत प्यार से लगाए हैं, उनको सींचा है, बड़ा किया है, इसलिए उन पेड़ पौधों को कभी भी कटने मत देना। तो यहाँ पर उन्होंने एक शब्द आया है दुनिया। दुनिया का मतलब होता है संसार और जगत। दुनिया का पर्यायवाची क्या होगा? दुनिया, संसार और जगत। जग भी हो सकता है, जगत। इसमें जैसे एक विलोम शब्द हम देख सकते हैं, शांत का अशांत होगा, विलोम शब्द देखेंगे, शांत का अशांत होगा, अशांत। अगला एक और शब्द आया है इसमें, रोना। रोने का होगा विलोम, हंसना, रोना, हंसना। सहन का मतलब, एक शब्द इसमें और भी आया है, सहन। सहन का मतलब होता है आना। सहन का मतलब होता है आना। चलिए, अब ये आपने अभी तक देखा कि पक्षी जो हमारे कवि हैं वो क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर अगला देखते हैं कि एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर भी वे भोले शिशुओं से रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि
कवि हृदय यही बताना चाहता है, एक एक पत्ती हम सबके सपने सुनते हैं। एक एक पत्ती पर मतलब वो पक्षियों की तरफ से वो मतलब जो पक्षियों के घर बने हुए हैं उनकी तरफ से वो सिर्फ यही कहना चाहते हैं, और हम लोगों की तरफ से, एक इंसान की तरफ से भी वो यही कहना चाहते हैं, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सुनते हैं। मतलब उस सपने जुड़े हुए होते हैं, हमारे बहुत सारे सपने उन पत्तों से जुड़े हुए होते हैं। साखें कटने पर वे भोले शिशुओं से रोते हैं। जो पक्षियों के घर बने होते हैं उन पेड़ पौधों पर, तो वो एक एक पत्ती का भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होते हैं वो। तो शाखें कटने पर भी, और पेड़ के लिए भी वो पत्तियां जो होती हैं बहुत बहुमूल्य होती हैं। किसी पेड़ को आपने काट दिया तो उस पेड़ की शाखाएं काटने के बाद पेड़ कैसा हो जाता है, एकदम निराश जैसा। आप यदि कभी मन से देखेंगे तो वो भाव आपके अंदर आएगा। तो आप देखेंगे कि वो जो पेड़ को काट दिया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, निराश हो जाता है। आपने कभी खिले हुए पेड़ को, जिस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हैं, फूल लगे हैं, उस पेड़ को देखिए और एक सूखे बंजर पेड़ को देखिए, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आएगा। जो खिला हुआ भरा हुआ पेड़ है वो बहुत सुंदर लगता है, अपनी आंखों को ही बहुत सुंदर लगता है, अपने मन को उसको देख करके बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर वही उन्होंने बताना चाहा है कि शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं से रोते हैं। अगर पेड़ की कोई शाखा काट दी जाए, पेड़ को काट दिया जाए, तो पेड़ जो है अंदर ही अंदर रोने लगता है, भोले शिशुओं से रोते हैं। यानी कि एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता होता, अगर सिर्फ उसको भूख लगती है तो भी रोता है, उसको कुछ बुरा लगता है तो भी रोता है, उसको कोई भी चीज़ होती है सिर्फ अपने कष्ट को वो रो करके दर्शाता है। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि जो पेड़ है वो भोले शिशु की तरह रोने लगता है। हम उसके मन की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, और हम पेड़ पौधों को काट देते हैं। इसलिए वो कहते हैं शाखें कटने पर वो भोले शिशुओं की तरह रोने लगते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि आपको जिस तरह पेड़ बढ़ता चला जाता है, दिन प्रतिदिन आप उसको जो भी चीज़ देते हैं उसमें वो बढ़ता चला जाता है, हवा, पानी और ये सारी चीज़ें जब उसको समय पे मिलती हैं तो वो पेड़ जो है वो बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से हमको भी अपने विचारों को बढ़ाना चाहिए, पेड़ों के संग खिलना सीखो। जैसे पेड़ खिलता है, निस्वार्थ भाव से खिलता है, उसको अगर कोई भी चीज़ पूरी अच्छी तरह से, हवा, पानी, मिट्टी, सब कुछ और सूर्य की रोशनी अगर पूरी तरह से मिलती है तो वो खिलता है, अच्छे से बढ़ता है। उसी प्रकार से हमको भी अच्छे से बढ़ना चाहिए, अपने विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। और जिस तरह से पेड़ खिल कर के बड़ा होता है और खुश होता है, उसी प्रकार से हमको अपने विचारों को बढ़ाना चाहिए और उन्हीं की तरह उनके संग संग बढ़ना चाहिए, इतराना चाहिए। यानी कि हमको अपने आप में ही खुश होना चाहिए कि हमने ये पेड़ को लगाया, पेड़ बड़ा हुआ। जैसे पेड़ खिलता है हमको भी हमेशा खिलते हुए रहना चाहिए, अपने विचारों को अच्छा रखना चाहिए। अगला पद क्या कहता है? इस पद में हमने देखा कि इसमें एक आया है संग शब्द। संग शब्द में हम देखेंगे इसका पर्यायवाची क्या होगा। संग का पर्यायवाची मिलना, और दूसरा संग का होगा साथ। फिर इसमें हम एक देखेंगे, एक शब्द आया है बढ़ना। बढ़ना का विलोम क्या होगा? घटना, है ना। बढ़ना का विलोम होगा घटना। और एक शब्द आया है खिलना। खिलना का विलोम क्या होगा? मुरझाना। इस प्रकार से फिर हम आगे देखेंगे। अगला और आखिरी पैराग्राफ हम देखेंगे। इसमें कवि ने बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता बहसी वन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चे और पेड़ों को यहाँ पर उन्होंने तुलना की है कि जिस प्रकार से पेड़ पौधे दुनिया को हरा भरा रखते हैं, हमारे घर में जब बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ हम खुश रहते हैं, उसी प्रकार से दुनिया जो है हम हरा भरा देखते हैं बच्चों को, पेड़ पौधों को। तो बच्चे और पेड़ पौधे एक जैसे होते हैं। दुनिया में
पेड़ पौधे लगे हैं, हम बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, घर में आसपास पेड़ पौधे लगे रहते हैं, तो हमारा मन जो है उनको देख करके खुश हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं, उनको देख करके हम कितनी भी थकान हो, अगर हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनको देख करके खुश हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कहते हैं कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। दुनिया बच्चों से और पेड़ पौधों से ही अच्छी रहती है, खुशनुमा रहती है और खुश रहती है। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। जिसने पेड़ पौधों की कीमत नहीं जानी, उनका मूल्य नहीं जाना, और जिसने बच्चे का मूल्य नहीं जाना, वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बेकार इंसान है। उसके अंदर भाव ही नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए और बच्चों के लिए एक भाव होता है माता पिता का अपने बच्चों के लिए। चाहे माता पिता हो चाहे कोई भी हो, बच्चों को देख करके एक मन में जो अच्छा भाव आता है, तो वो कहते हैं अगर इन दोनों चीज़ों की आपने कीमत नहीं समझी, आपने इनकी बहुमूल्यता नहीं समझी, तो वो अपने बुरे कर्म, दुष्कर्म यानी बुरे कर्मों का फल चखते हैं इस दुनिया में रह करके। आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही है, और हमारी जो आज सभ्यता है यानी कि हमारी जो संस्कृति है, आगे बढ़ना, पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ना और नए नए सारी चीज़ों को हमारे अस्तित्व में लाना, ये सारी चीज़ें, गाँव का शहरों से जुड़ जाना, ये सारी चीज़ें, भरे भरे जंगलों को काट देना, तो वो बहसी बन यानी कि एक बुरे इंसान की तरह हमारे निरंतर पेड़ों को, इस धरती से पेड़ों को काटती चली जा रही है। तो वो कहते हैं जहर फेफड़ों में भरे इंसानों को बांट रही है, वो कोई अच्छा कार्य नहीं कर रही है। आज आप देखते हैं कि घर के आसपास जहाँ आप ग्रीनरी है, यहाँ जहाँ आप पेड़ पौधे देखते हैं वहाँ आपको अच्छा लगता है, और जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, आप बाजार जाते हैं, शहर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप देखते हैं गाड़ियों के धुएं से निकलने वाला जो धुआं है वो क्या करता है, पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देता है। और उसी वातावरण में जब हम सांस लेते हैं तो हम जो है कैसी जहरीली सांस हमारे अंदर जाती है, और सीधे सांस जब हम लेते हैं तो हमारे फेफड़ों को भी प्रभावित करती है। तो वो कहते हैं जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। जब पेड़ कट रहे हैं तो वो सभ्यता कोई अच्छी सभ्यता की ओर नहीं जा रही है, वो सभ्यता सिर्फ मनुष्य के अंदर फेफड़ों में जहरीली गैस को प्रवेश कर रही है, जिससे इंसानों में बांट रही है, और जिससे इंसानों को विभिन्न प्रकार की नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि वो जो कवि है वो यही कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि मनुष्य को हमेशा पेड़ पौधों की कीमत समझनी चाहिए, उनकी बहुमूल्यता को समझना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। इस जो पद में हमने देखा, देखिए इसमें जो कठिन शब्द या पर्यायवाची शब्द है, एक शब्द आया है इंसान। इंसान का पर्यायवाची होगा मानव और मनुष्य। एक शब्द अर्थ इसमें दिया गया है विनती। विनती का मतलब होता है निवेदन। निवेदन। तो यहाँ पर हमने देखा कि, और एक शब्द इसमें ये भी दिया है बच्चे। बच्चे का हम अगर विलोम करेंगे तो क्या होगा, बूढ़े। तो आपने देखा कि इस कविता के माध्यम से, और यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाहता है कि हमको मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए जितना हो सके। अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, उस ज़मीन में आप पेड़ पौधे लगाएं, और सबको अच्छे यही संदेश दें कि जितनी भी आपके पास ज़मीन है, अगर आपके घर के आसपास भी ज़मीन है, आपके पास खेती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, उनको सुरक्षित रखें। जो पेड़ पौधे आपने लगाए हैं उनको सुरक्षित रखें, और सुरक्षित रखने के बाद उनकी हमेशा देखभाल करें, और जो कट रहे हैं उनको, जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उनको काटने से रोका जाए। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही कहना चाहता है कि पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। हर विपरीत परिस्थिति में हमको धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य के साथ ही हमको कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने यही देखी हैं कि हमको जैसे जैसे आज समय बढ़ता चला जा रहा है, उस समय के साथ हमको चलना है, परंतु अपनी कुछ चीज़ें, आवश्यक चीज़ों को हमको सुरक्षित रख करके चलना है।
पेड़ पौधे हमारी बहुत बड़ी अमूल्य धरोहर है, जिससे हमारा जीवन है उसको हमको सुरक्षित रखना है। तो उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी।